ग्लैंडुलर सिस्टम, बातें मत करिएगा, ठीक है। यानी हमको पढ़ना क्या है, ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। ग्रंथियों को अंग्रेजी में कहते हैं ग्लैंड्स। कोई बताए ग्लैंड्स क्या होती है? बताते हैं। ग्लैंड का हिंदी में अर्थ है ग्रंथि, और ग्रंथि जो है वो तद्भव गांठ का है, ठीक है। यानी गांठ जो है उसका तत्सम क्या होता है, ग्रंथि, ठीक। तो वास्तव में ग्रंथियां जो हैं वो कुछ ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, या उनका समूह बोल सकते हैं, जिनसे कोई ना कोई विशेष पदार्थ स्रावित होता है, ठीक है। और उसका हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक। तो उनमें से कौन कौन सा पदार्थ निकलेगा, उसके आधार पर ग्रंथियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक कहलाएगी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन। एक कहलाएगी बहिःस्रावी, जिसको आप बोलेंगे एक्सोक्राइन। और एक होती है मिश्रित, जिसको आप बोलेंगे मेस्ट्रुअल। बस भाई, तो अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां अभी लिखेंगे नहीं, देंगे आपको। तो जो अंतःस्रावी है उसको अंग्रेजी में बोलेंगे एंडोक्राइन। और जब भी आप देखते हैं अंदर के लिए शब्द क्या आता है, एंडो, ठीक है, और बाहर के लिए क्या आता है, एक्सो, ठीक। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हमारे शरीर में है। अब इनमें अंतर क्या है, देखिए। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होंगी वो किसका रिलीज करेंगी, वो रिलीज करती है हार्मोन। बस भाई, क्या करती है, हार्मोन। और बहिःस्रावी क्या रिलीज करती है, एंजाइम्स। दोनों ही काफी हद तक लगभग सभी एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रोटीन ही होते हैं, कुछ एक कुछ होते हैं, बस भाई। और जो मिश्रित होगी वो एंजाइम भी प्रोड्यूस करेगी और हार्मोन्स। और मिश्रित में जो हमको पढ़ना है वो है कौन सी, अभिन्यास है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं पैनक्रियास। और इनमें फर्क क्या है, जो अंतःस्रावी होंगी वो हार्मोन रिलीज करेंगी, और हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली हमारे किससे मिलता है, रक्त से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है, रक्त से। अब जब रक्त से ही मिलना है तो इनको बहाने के लिए या इनको प्रवाहित करने के लिए किसी भी प्रकार की नलिका की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि डक्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है तो डक्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती, कहीं नलिका विहीन है। क्लियर, क्या हुआ, ठीक है ना। आओ पीछे बैठ जाओ, आगे पीछे बैठ जाओ, लंबे वाले बच्चों को पीछे बैठना चाहिए, बच्चे नोट चुप बैठो। और उसके बाद आगे हो गया, पीछे पीछे बैठना, पीछे जाओ, आगे आ जाओ। आप लोग सबको दिक्कत है, आगे आप करना, आओ आगे आ जाओ। ऐसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, साथ नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। और कोई कैंडिडेट आप नीचे आ जाते, सब बात है। और कोई आगे, ये लड़की, ये भी लंबी, आओगे बच्चे, आओगे ना, खाएगा नहीं दबाए, बैग लेके आओ सब पूरा, अरे बैग रख लेना ना। सीधे संपर्क किसके आते हैं, रक्त के। और रक्त के संपर्क में आना है तो उनको किसी भी प्रकार की नली की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अगर आपसे पूछे कि नलिका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहते हैं, क्लियर। लेकिन वहीं बहिःस्रावी की बात करें तो आप जानते हैं एंजाइम्स को बहने के लिए क्या चाहिए, नलिकाएं चाहिए, ठीक। यानी डक्ट्स इनको चाहिए, और जब ये नलिका से बह रही हैं तो ये रक्त के संपर्क में नहीं है। रक्त के संपर्क में नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि आपकी लार ग्रंथि है,
लार ग्रंथि में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, यानी जो लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, उसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, है ना? लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है, तो वो एंजाइम क्या रक्त के साथ निकल के बहता है? नहीं, वो तो सिंपल आपको लाल दिखाई देता लार। तो इसका मतलब ये होगा कि बाह्य सारी ग्रंथियों से जो एंजाइम बहेगा वो बिना नलिका के बहेगा और रक्त के संपर्क, सॉरी नलिका के साथ बहेगा और रक्त के संपर्क में नहीं आएगा। बस भाई, अब याद करने का तरीका क्या है? ऐसे याद कर लो, इधर EX है तो इधर EZ है। एंजाइम की स्पेलिंग क्या होती है? ENZYMES, ठीक है? या एक्टर चित्र याद कर लो, बाय आहा इसे याद कर लो, ठीक है? बाय आहा, बा से बहिस्रावी, ए से एंजाइम, अंतःस्रावी, हा से हार्मोन, ठीक? वैसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं कि एंजाइम जो देखो आपके आंसू में भी क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। क्या आंसू लाल होता है? नहीं, इसका मतलब रक्त के संपर्क में नहीं आता है। और आंसुओं को बहने के लिए क्या चाहिए? तनिकाएं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैस से काफी डक्ट्स आते हैं, उसी में से आपका अश्रु निकलता है। बस भाई, तो इतना आप पहले नोट कर लो। क्या प्रोड्यूस करेंगी? हार्मोन, ठीक है? एंडोक्राइन प्रोड्यूस करें हार्मोन, और एक्सोक्राइन एंजाइम। आपके शरीर के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसका नाम सुनते हैं? हार्मोन्स का या एंजाइम्स का? हार्मोन्स का, है ना? हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है पूरे आपके जीवन में। तो हार्मोन्स ज्यादा अहमियत रखते हैं तुलना में किसके? एंजाइम्स के। लेकिन इनकी भी कम भूमिका नहीं है, बस इनकी संख्या ज्यादा है, रोल दोनों का जरूरी है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक है? एंडोक्रिनोलॉजी। और ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए इसको विद्वानों ने विज्ञान की एक अलग शाखा में रख दिया, ठीक है? विज्ञान की एक अलग सी शाखा बना दी गई है, क्या कहलाती है वो? एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक? तो इसमें जो हम हार्मोन्स हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। और पूछा जाता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ठीक है? तो वो है थॉमस एडिसन, ठीक? अब ये वो थॉमस एडिसन नहीं है जो आप कहते हैं। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक रोग की खोज की, उसका नाम दे दिया क्या? एडिसन रोग, एडिसन रोग। और ये एडिसन रोग अगर आपसे पूछा है किससे संबंधित है, तो आपकी एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आदिवृक्क ग्रंथि, ठीक है? तो फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी किसे कहेंगे? भाई, और एक प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि हार्मोन शब्द जो है सबसे व्यापक प्रयोग किसने किया? तो उनका नाम है स्टार्लिंग, ठीक है? विधिवत प्रयोग किसने किया? भाई, उसके बाद यानी कि आपने देखा कि एंजाइम जो उनका कम रोल है, हार्मोन का ज्यादा रोल है। तो छोटा टॉपिक पड़ जाएगा एक्सोक्राइन और बड़ा पड़ जाएगा एंडोक्राइन। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो छोटे शुरुआत करते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या? एक्सोक्राइन, जिनके या तो कुछ सब्सटेंस रिलीज होंगे और उसमें क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे, ठीक है? या उनमें से कुछ पदार्थ होंगे, एंजाइम हो सकता है ना के बराबर हो, लेकिन वो पदार्थ आपके लिए जरूरी है, ठीक है? पहले तनिक लीजिए, ठीक है? यानी सबसे प्रथम कौन सा हार्मोन खोजा गया था, ठीक? तो सबसे पहले जो हार्मोन खोजा गया था, इससे भी प्रश्न बन सकता है। और सबसे पहले जो एंजाइम खोजा गया था उससे बन सकता है। बस नहीं, तो हार्मोन कैसे साबित होता है? एंडोक्राइन से, एंडोक्राइन से। तो हार्मोन जो सबसे पहले खोजा गया था उसका नाम था सिक्रेटिन। सिक्रेटिन। तो अगर आपसे ये पूछे तो होता कहाँ है? तो ये ड्यूडेनम के द्वारा, यानी छोटी आंत के प्रथम हिस्से से साबित होता है। ये लग रहा है। और एंजाइम में सबसे पहले कौन आता है? तो उसका नाम है जाइमेज। बस नहीं, जाइमेज एंजाइम जो है, आपने पढ़ा था कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है? किसमें कर देगा? अल्कोहल, ठीक? आप देखते हैं ना क्या कि कभी शक्कर घोल के रख दो पानी में, उसके बाद 1-2 महीना 3 महीने बाद देखोगे उसमें से शराब की महक आएगी। बस भाई, तो उसमें रोल किसका हो जाता है? जाइमेज हो जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर मिलेगा नहीं। फर्स्ट हार्मोन कौन सा था और फर्स्ट एंजाइम कौन सा? बस भाई, ये भी सबसे पहले हार्मोन कौन सा खोजा गया? तो कौन है? सिक्रेटिन। और सबसे पहले एंजाइम अगर खोजा गया तो कौन सा? जाइमेज। अब एक प्रश्न आपसे यही बन सकता है कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन बताइए और सबसे बड़ी एक्सोक्राइन बताइए। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? लार्जेस्ट वाला, एक स्मॉलेस्ट वाला, है ना? उसी तरह से इसमें भी आ सकता है, एक लार्जेस्ट वाला और एक स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है?
आपने एक नाम सुना जो सबसे ज्यादा फेमस चलता है, आपके आहार नाम में भी आता है, कई सारे तंत्रों में आता है, उसका नाम क्या है? लीवर। ठीक है, तो लीवर से क्या निकलता है? एंजाइम की हार्मोन, एंजाइम है ना। और एंजाइम निकल रहा है तो कौन सा होगा? एंडोक्राइन होगा, एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन होगा, है कि नहीं? तो सबसे बड़ा एक्सोक्राइन अगर कोई देखा जाए तो कौन सा है? लीवर। बात नहीं, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन कौन है? लीवर है। लेकिन सबसे बड़ा अगर एंडोक्राइन देखा जाए तो क्या निकालेगा? हार्मोन निकालेगा। ठीक है, तो हार्मोन निकालने वाला जो सबसे बड़ा है उसका नाम है थायराइड। बात नहीं, थायराइड से निकलता है क्या? थायरॉक्सिन, T3, T4 वगैरह। के बाद स्मॉलेस्ट की बात करें तो एंडोक्राइन क्या निकालेगा? हार्मोन निकालेगा, है कि नहीं? तो हार्मोन निकालने वाली सबसे छोटी ग्रंथि वो है, तो उसका नाम क्या है? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि। कभी कभी आपको पूछेगा और ऑप्शन दे देगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि ना लगाना, क्या लगाना? पीनियल ग्रंथि, क्योंकि पीयूष से भी छोटी होती है। ठीक, और स्मॉलेस्ट अगर एक्सोक्राइन बोले, और एक्सोक्राइन क्या निकालेगा? एंजाइम निकालेगा, तो उसका नाम है गॉबलेट। क्या नाम है? गॉबलेट। ठीक है, और ये इतनी छोटी है जिसको गॉबलेट कोशिका भी कहा जाता है। बस भाई, गॉबलेट कोशिका से किसका स्राव होता है? म्यूकस का। म्यूकस यानी श्लेष्म, जिसको बता, जिसको आप बोलचाल में अगर पेपर के संदर्भ में दिखाया तो बलगम बोलते हैं। बस भाई, तो लार्जेस्ट कौन सा है? एक्सोक्राइन, लीवर है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन है? थायराइड है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन है पीनियल, और स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन है गॉबलेट। ये भी नोट कर लीजिए, बाद में बताएंगे पीनियल से क्या क्या चलता है। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सी है? थायराइड। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन कौन सी? एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो एक है आपकी लैक्रिमल। एक है सेरोनाइड। यस, इसको हम बोलेंगे श्वेत ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथि। कुछ के चर्चित नाम जो है इंग्लिश वाले होते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में ही चर्चा करते हैं, और कुछ जैसे इसको अगर इंग्लिश बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक इसको बोलेंगे स्वेट यानी पसीना। बात नहीं, तो सबसे पहले बात कैसी करते हैं? लैक्रिमल की। तो लैक्रिमल यानी आपकी आंख जो है, आंख के पास लैक्रिमल ग्रंथि होती है, जिससे क्या निकलता है? आंसू निकलता है। ठीक है, यानी इससे निकलेगा क्या? आंसू निकलेगा। ठीक है, और आंसू में क्या होता है? आंसू क्या होता है? एंजाइम होता है ना। ये पॉपुलर एंजाइम जिसमें होता है कौन सा होता है? लाइसोजाइम। ठीक है, जो क्या है? कीटाणु नाशी है, यानी एक हिसाब से एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और सैनिटाइजर की तरह काम करता है। तो आंसू में, आंसू का स्राव कहाँ से होगा? लैक्रिमल ग्रंथि से। और लैक्रिमल ग्रंथि कहाँ होती है? चित्र में आप देख लेंगे, यहाँ पे ऊपर होती है। ठीक है, यहीं से पतली पतली क्या होती है? नसें होती हैं, मतलब डक्ट्स होते हैं, नलिकाएं होती हैं, उनसे क्या होता है? आंसू निकलता है जब आप इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो है वो सेरुमेन। सेरुमेन से बनता है ईयर वैक्स। ईयर वैक्स मतलब कान का मोम। वैक्स मतलब क्या? मोम, जिसको आप बोलचाल भाषा में बोलते हैं मोम। बस भाई, तो वो वास्तव में क्या है? एक मोम जैसा पदार्थ है जो सेरुमेन ग्रंथि से स्रावित होता है, और उसका कार्य होता है कान की रक्षा करना। ठीक है, वो कान में बाहर जाने वाले धूल वगैरह क्या करता है? चिपका लेता है। उसके बाद फिर जब आप जबड़ा चलाते हैं खुद से कटर होता है, कर देता है, नीचे से कटर होता है, तो वो क्या होता है? शीशा निकल आता है। और जितना ज्यादा आप उसको डिस्टर्ब करोगे उतना ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उसका कर्तव्य है कान की रक्षा करना। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे जो लोग कान में हमेशा जुटे होते हैं उनका खून भी हमेशा निकलता ही रहता है ना। जैसे तुम निकालो, जितना निकालो उतना हम प्रोड्यूस करेंगे। कौन करता है? सेरुमेन, CERUMEN। बस भाई, ईयर वैक्स हमारे कान के लिए क्या है? फायदेमंद है, कान की रक्षा के लिए। ठीक है, वो बात दूसरी, उसमें कोई अपद्रव आ गया, इंफेक्शन हो गया, अलग बात है। ठीक,
तो ज्यादा हो तो एक रेगुलर टाइम पीरियड पे आपको उसको साफ करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हमेशा खोलते रहो फोन वाला है। नेक्स्ट है मेइबोमियन ग्लैंड, ठीक है। इससे मेइबोम नाम का एक पदार्थ निकलता है और ये हमारे जो आंख है इसकी पलक ये, ठीक है, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, काजल लगाते हैं, तो क्यों पता होगा ना क्या आईलाइनर है। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक तैलीय पदार्थ निकलता है जो आंख की नमी को बरकरार रखता है, ठीक है। उसके साथ साथ आंख का जो पानी है और कुछ बाहर की बैक्टीरिया है, जो कोशिकाएं हैं, आपकी कंजक्टिवा का कुछ वेस्ट मटेरियल है और ये मेइबम मिल के आंख का कीचड़ का निर्माण करता है, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होता है, जैसे आंख में दिन भर में आप कुछ पड़ा है, आप सो गए, उसके बाद सुबह आप देखते हैं कॉर्नर्स में आपके क्या है, कीचड़ जमा है, ठीक है। तो बचपन में संस्कार सिखाया जाता है कि आप सबसे पहले कीचड़ साफ करो, ठीक है। या बचपन में कभी देखते हैं स्कूल में छोटे बच्चों को नहीं सिखाया जाता, तो पहुंचे स्कूल में भर देता है ना। तो कीचड़ सही से क्या होता है, वो भी आपकी आंख की रक्षा के लिए। कभी देखिए आंख में कुछ पड़ गया, सुबह तक वो फाइट मार जाएगा, उसी कीचड़ माध्यम निकल जाएगा, ठीक। या जब आप देखते हैं कि कोई धूल वाली जगह पे हैं आप, नुकसानदायक जगह पे हैं, उस समय कीचड़ ज्यादा बनता है, बस भाई। और जैसे आप जैसे काजल लगाते हैं कीचड़ काला बनता है, ठीक है, नहीं लगाते कीचड़ बनता है ना। और ये आपको कर्तव्य है उसको साफ रखें ताकि आपकी आंख में कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बहुत सारी बैक्टीरिया वगैरह को लेके चल रहा है, ठीक है। कई जगह आप देखेंगे उनको शायद बचपन सिखाया नहीं जाता है। एक कानपुर में जहाँ रहते थे वहाँ को हलवाई थे, ठीक है, और हलवाई थे और खोआ बेचते थे, और खोआ बेचे बैठे तो इधर भी उनके खोआ की तरह रहता था। अब जब हम देखें तो एक बार खोआ देखें, एक बार वो देखें, तो मन ही नहीं होता था लेने क्या बेटा। कौन कब कहते थे? अच्छा ये सब देखते हो। अरे भाई तो वो सब कैसे बनता है, मेयोग्लिन से बनता है, याद है ना। तो ये क्या करता है, हमारी आंख की रक्षा करता है तैलीय पदार्थ स्रावित करके, ठीक है। तैलीय मतलब ऑयली सतह क्लीन करता है, यहाँ पे नमी बनी रहे, यहाँ पे नमी बनी रहे, ठीक। और यही पे क्या हुआ, ये जो डक सबके बंदी बारीक बारीक क्या है, केशिकाएं हैं, उनमें से ये बहता है और कभी वो ब्लॉक हो गई तो वही रूप ले लेता है बिल्ली का, ठीक है। और वही बिल्ली परमानेंट हो गई तो इस तरह स्टाई का रूप ले लेती है, बात नहीं। स्टाई यानी कि वो गांठ बन गई है लंबे समय तक, अगर वो आपको इरिटेट कर रही है तो आपको कराना पड़ेगा ऑपरेशन। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है आप रेगुलरली क्या करिए, गर्म सिकाई करिए, ठीक है। तो पोर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और वो धीरे जो मेइबोम जमा है वो निकल जाएगा, भाई। तो इसका संबंध किससे है, हमारी आंख से है, इसका संबंध किससे है, हमारी आंख से, लेकिन इसका किससे है, कान से, ठीक है। नेक्स्ट है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस नाम से ही इसका अर्थ होता है सीबम, ठीक है। सीबम आपकी स्कैल्प त्वचा पर निकलने वाला तैलीय पदार्थ है जो कि त्वचा की प्राकृतिक नमी को बरकरार रखता है, ठीक है। जो ऑयली स्किन हो जाती है इसकी वजह से, सीबम की वजह से, और ये निकलना आवश्यक होता है, नितांत आवश्यक होता है, ठीक है। आपके स्कैल्प वगैरह रुकी हो जाती है तो उसको कौन ठीक करता है, सीबम भी करता है। नाक वगैरह पे तेल आ जाता है किस वजह से, सीबम की वजह से। वो ग्लैंड कौन सी है, सेबेसियस ग्लैंड है, जो कौन सी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब सीबम अगर नहीं निकलेगा तो अंदर ही रह जाएगा, और अंदर रह जाएगा तो उनका पाला अगर किसी बैक्टीरिया या और भी कोई अपद्रव्य से पड़ गया तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ब्यूटी पार्लर वाले बोलते हैं कि रात में सोते समय मेकअप उतार के सोना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप मेकअप कर रहे हैं तो सोते समय जरूर आप पहले अच्छे से चेहरा धुल के अपने असली रूप में जरूर आए, बात भाई। नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे मेकअप में क्या होता है, एक लेयर लगाए, फिर दूसरी बाल पट्टी, तीसरी ऐसे करते लगाते जब चले गए तो क्या हुआ, वो पोर्स ब्लॉक हो गए, जिससे क्या निकलने वाला था, सीबम निकलने वाला था, ठीक है। अब जब ब्लॉक हो गए तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, उनको नहीं पता, हमेशा पाउडर छुपड़े, अच्छा नहीं लगा था पाउडर छुपड़ा, है ना। आप पाउडर छुपड़ा उनको नहीं पता, ज्ञान नहीं है, तो क्या करेंगे, छुपड़ेंगे, उसके बाद अंदर अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, बन जाएगा पिंपल, बस भाई। अब पिंपल कुछ और नहीं था, उसमें अगर पिंपल बैठने वाला तो बैठ जाएगा, नहीं तो WBC हो जाएंगी शहीद, बन जाएगा उसमें पस, ठीक है, बस भाई। तो हमेशा आपको नेचुरल रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ये सब क्लियरली निकलता रहे, ठीक है। तो सीबम किस निकलेगा, सेबेसियस निकलेगा। उसी तरह होता है स्वेट यानी पसीना, आपके शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए कौन काम करता है, पसीना करता है। इसके साथ साथ जो आपका शरीर का वेस्ट सॉल्ट है वो भी निकालेगा ये, ठीक है, और अशुद्धियों को भी निकाल देता है, यानी इससे क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा, ठीक, जो कि निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बस भाई। जठर की बात करें तो गैस्ट्रिक शब्द आगे किसके लिए, पेट के लिए। तो पेट की जितने एंजाइम थे आपने पढ़ा था, क्या एमाइलेज था, ट्रिप्सिन था, है ना, गैस्ट्रिक लाइपेज था, वो सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, उसका यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, इतना लिख लीजिए आप, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपको क्या लगा, बेटा यहाँ और यहाँ पे क्या रहेंगे आपकी
मेमोरियन देखो, चित्र में दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है, आपको दिखाई देता है कुछ स्क्रीन जैसा है ना, यहाँ पे साइड में, तो वहाँ पे दो छिद्र होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, उस छिद्र को बोलते हैं पंक्तम। क्या बोलते हैं? पंक्तम। कभी आपने देखा होगा कुछ किसी को बोल दो तो आंख में आंसू भर गया, लेकिन इतना नहीं बोला था कि आंसू नीचे गिरता तो फिर अंदर चला जाता, बेशरम आंसू, ठीक है, तो वो आंसू फिर से अंदर किसे जाता है? पंक्तम से जाता है, ठीक है। लेकिन आप चित्र में देखना कि पंक्तम से होते हुए एक तो नली है जो नाक से जुड़ी है, ठीक है, नाक से जुड़ी है, तो पंक्तम से होता हुआ आंसू अगर आवश्यकता से अधिक है तो नाक पहुंच जाएगा, नाक में पहुंच जाएगा, इसलिए वजह से रोते रोते नाक जाने लगती है ना। इधर भी बोल रहा है, इधर बोल रहा है, इधर दोनों मैच, ठीक है, या ज्यादा हो रहा है रोते रोते मुंह पर चला जाएगा, आंसू आंख से होते हुए नाक से होते हुए मुंह पहुंच गया, ठीक है। याद रखिए आंसू निकलेगा कहाँ से? लैक्रिमल ग्लैंड से, लेकिन सोखेगा कौन? पंक्तम, ठीक है, यानी रिसाइकिल कर देगा उसी को, ठीक। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत सारी ग्रंथियां आपको पढ़ना है, क्यों? क्योंकि उनसे निकलेगा क्या? हार्मोन, ठीक है, हार्मोन का आपके शरीर में बोलबाला है, सारा खेल किसका होता है? एक्शन हार्मोन का ही होता है, ठीक है। तो हार्मोन में सॉरी ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि का नाम हम लेंगे, इसका नाम है पीनियस, ठीक है। कौन सी ग्रंथि? पीनियस, ठीक, ये तो रहेगा। तो पीनियल ग्रंथि जो है कहाँ होगी? ब्रेन में होगी, ठीक है। ब्रेन में आपको चित्र देखो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर नीचे है, इधर भी होगा, ठीक है, इस पे भी देख लेना। तो पीनियल आपको दिखाई दे रही है, देखो वहाँ पे, देखो कहाँ पे? थैलेमस के साइड में देखो दिखाई दे रहा है ना, तो वो पीनियल ग्लैंड, ठीक है, वही ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है इसको तीसरी आंख भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा गया, तीसरी आंख किसे कहते हैं? पहली वाली आंख को मिटा दें, तीसरी आंख क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में होती है, बस भाई। पीनियल ग्लैंड देखेंगे तो कहाँ? पीछे, बीचों बीच आपके ब्रेन, ठीक है, लेकिन आगे तो यहाँ पे लगभग है, उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो पीनियल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? तीसरी आंख या आत्मा का प्रवेश द्वार या तीसरी आंख का अवशेष, ठीक है, तीसरी आंख का अवशेष। और पीनियल ग्रंथि जो है ये हमारे शारीरिक जैविक लय के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें से दो महत्वपूर्ण हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है सेरोटोनिन और एक का नाम है मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। और सेरोटोनिन हो या मेलाटोनिन हो, दोनों लगभग एक ही तरह है। यही सेरोटोनिन आगे चल के क्या हो जाता है? मेलाटोनिन, जब बात आती है किसकी? नींद, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लीप हार्मोन, क्या बोलते हैं? स्लीप हार्मोन, या इसी बोलते हैं डार्क हार्मोन ऑफ डार्कनेस, हार्मोन ऑफ, क्यों? क्योंकि ये कहाँ स्रावित होता है? बस भाई। और सेरोटोनिन जो है वही मेलाटोनिन का रूप ले लेता है, कब लेता है? जब आवश्यकता होती है किसकी? निद्रा की, बस भाई। तो सेरोटोनिन ही बन जाएगा क्या? मेलाटोनिन। और सेरोटोनिन का जो रोल है वो आपके मनोदशा में सबसे ज्यादा है, ठीक है। मनोदशा मतलब अगर सेरोटोनिन का लेवल आपके अंदर सही है, ठीक है, तो आपका ये जैविक लय, तो जैविक लय मतलब समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं सर्केडियन साइकिल, ठीक है। आपके अंदर एक जैविक घड़ी है जो 24/7 काम करती है, बस भाई, हमेशा काम करती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि रेगुलर एक नियम बना लो 2-3 दिन के 7 बजे उठना है, ठीक है, 7 बजे सुबह उठना है। एक टाइम आएगा बिना अलार्म के आप करेक्ट 7 बजे उठोगे, ठीक है। या रात में आपने चिंतन किया कि कल मेरा एग्जाम है, रात में 12 बजे उठना है, ट्रेन पकड़ना है, बहुत चिंता करेंगे, आंख खोलेंगे एकदम करेक्ट 12 पे दोनों सुई होगी, ठीक है। यानी आपके अंदर भगवान ने क्या दे भेजा है? एक घड़ी फिट करके भेजा है, ठीक है। उसको आप ढूंढ नहीं पाएंगे लेकिन है, ठीक है। ऐसे भगवान है जो आपके अंदर है लेकिन आप ढूंढ नहीं पाएंगे। वो जैविक घड़ी का काम कौन करती है? पीनियल ग्लैंड करती है, बस भाई। और उसमें मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के दो हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक। इसके साथ साथ आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिदम के साथ चलती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं इतने बजे, ठीक है, 8 बजे मान लीजिए जाते हैं, तो एक टाइम हो जाएगा कि फिक्स हो जाएगा 8 बजे ही प्रेशर आपका आएगा, देखा है ना। या कहीं आप कहीं गए अचानक से, जैसे हम लोग गए थे जब ट्रेनिंग पे, तो उस समय बड़ी दिक्कत हुई, 1 हफ्ते तक किसी का पेट ही नहीं साफ हो रहा था,
ठीक है, प्रेशर ही नहीं आ रहा, खा पी रहे बराबर, पूरे देश की यही समस्या, हर लड़का यही समस्या जूझ रहा था कि जा कहाँ रहा था। बात भाई क्यों? क्योंकि हम लोग का रिदम क्या हो गया था, चेंज हो गया था, वहाँ पे वातावरण भी चेंज हो गया था, सब पूरा साइकिल भी चेंज हो गया था, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी, और सेम चीज महिलाओं में जो साइकिल चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके लिए भी यही जिम्मेदार होता है, बस भाई। तो हर लय को मेंटेन करने का काम कौन करेगी? फीमेल ग्रंथि और उसके दो हार्मोन जिनका नाम है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन को बोलेंगे क्या? स्लीप हार्मोन। और सेरोटोनिन आपकी मनोदशा मतलब क्या है? जैसे कुछ के अंदर ये ज्यादा होगा तो आशावादी होंगे, अच्छा सोचेंगे। आशावादी मतलब हर विपरीत परिस्थिति में भी वो उम्मीद लगाए रखेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा होगा, उनके साथ अच्छा होगा भी होगा, बस भाई। तो रोल किसका है? सेरोटोनिन, ठीक। आपका बाउल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? वही हाथ वाला, ठीक है। कुछ मात्रा में ये ब्रेन से स्रावित होता है और कुछ मात्रा में कहाँ से? आपके हाथ में भी स्रावित होता है, ठीक है। तो सेरोटोनिन हो गया और मेलाटोनिन, इसको बोलते क्या? डार्कनेस हार्मोन या स्लीप हार्मोन, जो हमारी जैविक लय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपनी भाषा में लिख लो, इसका संबंध मनोदशा से है, और भी बहुत सारे रोल होते हैं, और इसका किससे है? स्लीप, ठीक है, निद्रा से। बच्चों में आप देखेंगे क्या? बच्चों में देखते हैं कि मेलाटोनिन ज्यादा ही स्रावित होता है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा सोते हैं, ठीक। आप उनको थोड़ा सा ठोक पीट दो, अलार्म थोड़ी देर सो जाए, ठीक है। लेकिन बड़े होते होते इनका मात्रा की जो सीक्रेशन क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। कोई बुढ़ा है या अधेड़ उम्र का है या एडल्ट है, उसको नींद नहीं आ रही है, आप ऐसे ठोक के देखो, पहले आपको ठोकेगा शायद देर समझा हमका, बस भाई। तो उम्र के साथ साथ बहुत कुछ कम होता चला जाता है, तो फिर ऐसा होता है, ठीक। लिख लीजिए, ठीक है, टूटी वाला स्थान है, जैसे कि पीछे होती है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि को आप देखेंगे तो मटर के दाने की तरह होती है, लेकिन इसमें दो भाग हैं। आगे वाली कहलाती है एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे वाली कहलाती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? कि मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स हैं आपकी, उनके हार्मोनल सिक्रेशन में कंट्रोल किसका होता है? पीयूष ग्रंथि होता है, कुछ एक को छोड़कर, ठीक है। जैसे जो पैराथायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड जो ग्रंथि है, इस पर हमारी पीयूष ग्रंथि का कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। पैराथायराइड पर इसका नियंत्रण नहीं होता, भाई। और पीयूष ग्रंथि पर भी एक ग्रंथि का क्या होता है? नियंत्रण होता है। क्या वो बेटा कभी पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। यानी कि जो ग्रंथियां हैं उनसे हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा कंट्रोल होगा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। लेकिन पीयूष ग्रंथि पर किसका कंट्रोल है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। यानी उनके भी ये बाप हैं, कौन? हाइपोथैलेमस। जब आपको पढ़ाया था ब्रेन वाला उसमें बताया था, है ना, बीच में थोड़ा सा जो गैप है वो क्या है? हाइपोथैलेमस है, दिखा दिया। और हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? ब्रेन का। तो हाइपोथैलेमस पर किसका कंट्रोल है? ब्रेन का, ठीक है। हर बाप का एक बाप जिसे क्या कहते हैं? दादा, ठीक है। बाप है, ये उनका बाप है, उनका बाप क्या? आपका ब्रेन। इसीलिए बोला जाता है सर सलामत तो सब सलामत, बस भाई। तो पीयूष ग्रंथि पर हाइपोथैलेमस का कंट्रोल है, और पीयूष ग्रंथि लगभग सभी हार्मोन्स के सीक्रेशन पर कंट्रोल करती है, ठीक है। इससे कई सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, जिसको बोलेंगे एस्ट्रोजेन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक। इसी तरह से एक होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं लव हार्मोन, ठीक है। जो ऑक्सीटोसिन है वो सही सीक्रेट होगा किससे? हाइपोथैलेमस से, लेकिन कंट्रोल यानी स्टोर कहाँ पे होगा? तो पिट्यूटरी में, बस भाई। ऐसे होता है एडीएच। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसी बोलते हैं वैसोप्रेसिन, जो आपके यूरिन का अमाउंट कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐसे कई सारे एसीटीएस है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। चलिए आप लिख लो, देखो आप पीछे वाला पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर से निकलेगा क्या क्या? एक आपका निकलता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। बाकी जो है सब किससे का निकलेंगे? एंटीरियर से निकलेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एचजीएच भी बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ऐसे ही बोलते हैं एचटीएच, ठीक है। यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन हो सकता है, यानी ज्यादा स्रावित हो सकता है, ठीक है। हिंदी क्या बोलेंगे इसको? अतिस्राव, ठीक। और इसका तो हाइपो सिक्रेशन हो सकता है ना। हाइपो सिक्रेशन, हाइपो मतलब कम, इसको क्या बोलेंगे? अल्पस्राव या अल्पस्राव, है ना। तो आपने पढ़ा था कल क्या कि अगर बच्चों में या किशोरों में, बच्चों या किशोरों में
सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का अगर अतिस्राव हो गया, ज्यादा निकल गया उसके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो क्या हो जाएंगे, एक बीमारी का शिकार हो जाएंगे, इसको बोलते हैं गिगैंटिज्म। ये तो था, या इसी को बोलते हैं हिंदी में भीमकायता या अतिकायता। अतिकायता, ठीक है। शरीर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबे चौड़े हो जाएंगे, और यही अगर किसमें हो जाए, वयस्कों में, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, है एक्रोमेगाली, है ना, एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली, ठीक। और एक्रोमेगाली में क्या हो जाएगा, उनके हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, है ना, और चेहरा कैसा हो जाएगा, गोरिल्ला के जैसा हो जाएगा। क्या हुआ, काली हो गया, टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं, चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हाथ पैर क्या हो जाएंगे, लंबे, और चेहरा गोरिल्ला जैसा। ये है ना, ये बीमारी कहलाएगी एक्रोमेगाली, ठीक। उसके बाद हाइपोसिक्रेशन यानी कल कम इसका श्रावण होगा, तो एक बीमारी होगी बच्चों में जिसको बोलेंगे क्या, वार्टिज्म। वार्टिज्म, इसको बोलेंगे बौनापन, इसी को स्टंटिंग बोलते हैं, बौनापन। लिखे हो ना ये सब, ठीक। और अगर किसमें हो जाए, ये तो बच्चों में, यानी उनकी हाइट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, बौने रह जाएंगे, और ये अगर वयस्कों में हो जाए, एडल्ट्स में, हाँ, वो क्या लगेगा, साइमन डिजीज, साइमन डोम, है ना। साइमन डोम में क्या होगा, ज्यादा उम्र का दिखना, क्या होगा, साइमन डोम में क्या हो जाएगा, हाथ पैर एकदम पतले पतले, शरीर पतला, और व्यक्ति अपनी उम्र से ज्यादा उम्र का दिखेगा। है ना, कितना मतलब पड़े। अगला हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन, या इसी को बोलते हैं पीआरएल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पीआरएल। इसी को बोलते हैं एमटीएच, बस भाई, या इसी को बोलते हैं एलटीएच, ठीक। फुल फॉर्म लिख लो, अच्छी जान कर। पीआरएल का मतलब तो प्रोलैक्टिन हो गया, एमटीएच का मतलब हुआ मेमोट्रोपिक हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन। और ठीक है, इसको पता है, MAMMO, TROPIC, देखिए, है। और इसको लिख लो ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, पूरा सही से होता है ल्यूटियोट्रोपिक, LUTEO ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। हो गया, हो गया ना। तो देखो, जब भी लैक्टिन वर्ड आएगा तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं किससे होगा, दूध से, है ना। तो लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टेज आप एंजाइम पढ़े थे, ठीक है। तो महिलाओं में या स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव कराने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, यह स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, MSH। क्लियर, ये बात फुल फॉर्म याद रखना, MSH जैसे दे देगा उसको पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक वर्णक के बारे में आपको बता दें, जिसका नाम क्या है, मेलानिन, है ना। त्वचा का रंग गहरा होगा या कम गहरा होगा, वो कौन वर्णक से डिसाइड करता है, मेलानिन, ठीक है, मेलानिन, है। आपने देखा होगा क्या कि कोई भी बहुत काला व्यक्ति होगा तो उसका बाल आपको भूरा नहीं मिलेगा, मिला कभी, काले व्यक्ति का बाल भूरा नहीं मिलेगा। और जो बहुत अंग्रेज है, बहुत गोरे हैं, उनका बाल कैसा होता है, भूरा ही होता है, ठीक है। तो बाल, आंख का कलर और त्वचा का रंग किसके द्वारा डिसाइड होता है, मेलानिन। जिनके शरीर में मेलानिन की अधिकता होगी उनका रंग कैसा होगा, गहरा होगा, यानी सांवले होंगे, काले होंगे, और कम है तो उजले होंगे, गोरे होंगे, ठीक है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, इन्हीं वर्णक के ऊपर काम करता है। आपके शरीर में जितने भी तिल हैं, जितना भी आपके शरीर में चकत्ता है, ठीक है, या आपके शरीर में कोई धब्बा है, जैसे बोलते हैं ना कि बचपन में लक्षण, इधर कहीं दाग है, इधर लक्षण, ठीक है, इसकी वजह से वो MSH की वजह से, ठीक।
साथ ये भी लिखना कि हमारी त्वचा का रंग किसकी वजह से, मेलानिन की वजह से निर्मित होता है। यदि मेलानिन का स्तर अधिक है, यदि मेलानिन का स्तर अधिक है तो त्वचा का रंग क्या होगा, सांवला होगा। तो त्वचा का रंग गहरा या श्यामल होगा, सांवला होगा, ठीक है। और कम होने पर गोरा या उजला होता है। समझ में? जैसे समझाने के लिए समझ लीजिए, जैसे आप एक बर्तन में क्या करिए, चूना घोल लीजिए, ठीक है। तो चूना में आप एक बूंद गुलाबी रंग डालोगे तो क्या पूरा गुलाबी हो जाएगा? नहीं, लेकिन वो जो पहले वाला कलर सफेद था वो हल्का सा क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप उसमें डालोगे कलर, उतना ज्यादा वो गहरा होता चला जाएगा। यानी कि आपके शरीर में अगर मेलानिन का स्तर ज्यादा है तो आपका रंग क्या हो जाएगा, सांवला हो जाएगा, ठीक है। राम भगवान के भी शरीर में मेलानिन का रंग क्या था, मेलानिन का जो मात्रा था ज्यादा थी। कृष्ण भगवान की भी होते ज्यादा थी, है ना। इसलिए वहां पढ़ते हैं क्या, उतरी नहाने जमुन जल ज्यों शरीर सम जाम, है ना। श्यामल गौर शरीर सुभाए, मन जाहि राचो मिलाई सोबर साज सुंदर सांवरो सांवला। तो मैं तो एमएसएच जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में बोलेंगे मेलानोसाइट उत्प्रेरक या प्रेरक हार्मोन, ठीक है। मेलानोसाइट से नाम क्या, देखो यहाँ पे साइट का मतलब क्या हुआ, कोशिका, ठीक है। और मेलानो मतलब मेलानिन से, मेलानिन आपका त्वचा का। आपने देखा होगा कभी भी कोई बहुत गोरा होगा तो उसके शरीर में आपको लाल कलर के भी तिल मिलेंगे, मस्से मिलेंगे, लेकिन बहुत काला कभी देखना उसके शरीर में कभी भी लाल रंग का तिल नहीं मिलेगा। बस भाई इसकी वजह से, मेलानिन की वजह से, क्लियर। प्रोलैक्टिन पढ़ लिया आपने, एमएसएच पढ़ लिया। नेक्स्ट लिखो टीएसएच, ठीक है। जब आप थायराइड चेक कराते हैं उसमें लिखा होता है ना टीएसएच, उसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, टीएसएच, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया, क्या पूछेगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच जो है किसके द्वारा स्रावित होता है। पहला ऑप्शन देगा थायराइड, ठीक है। किसके द्वारा होता है, आपके ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से, बस भाई। जबकि जो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उनमें आता है कैल्सिटोनिन, एक आता है T3, एक आता है T4, टेट्राआइडोथायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है। तो T3 है, T4 है और कैल्सिटोनिन है, उसको कंट्रोल कौन करता है, टीएसएच करता है, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एफएसएच। अभी आपने देखा एमएसएच और सबसे पहले वाला क्या था, एसटीएच, है ना। उसके बाद पीआरएल या इसी बोलते हैं क्या, पीआरएल को एमटीएच या एलटीएच, ठीक है। यहाँ पे आ गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका संबंध आपके किससे, प्रजनन तंत्र से, ठीक है, किससे, प्रजनन तंत्र से। लेकिन स्रावित कहाँ से हो रहा है, ब्रेन से, ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। महिलाओं का एक हार्मोन होता है क्या, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को नियंत्रित करेगा, क्या करेगा, एस्ट्रोजन को नियंत्रित करेगा। तीन हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक रिलैक्सन होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन को नियंत्रित कौन करेगा, एफएसएच करेगा। इसके साथ साथ ये तो महिलाओं के लिए हो गया, है ना, फीमेल्स के लिए। पुरुषों में क्या करेगा वो, पुरुषों में पुरुष का जो वृषण होता है उसमें शुक्राणु निर्माण के लिए उनको प्रेरित करता है, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए पुरुषों में शुक्राणु निर्माण का प्रेरक है ये, और महिलाओं में एस्ट्रोजन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो समझिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का भी संबंध किससे है, प्रजनन तंत्र से। ये क्या करता है, इस तरह का काम है, एक काम इसका ये है, ये एस्ट्रोजन के साथ मिलके अंडाणु, अंडाणु का मतलब क्या,
ठीक है, संचित कराता है। ठीक है, यानी जो आप देखते हैं क्या ये होता है ना, क्या फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम बस में तो होगा क्या, यहाँ पे ये क्या है ओवरीज हैं, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय। ये है गर्भाशय, तो मैं, और ये है वजाइना, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। तो होता क्या, एस्ट्रोजन के साथ ये सीक्रेट करने को मजबूर कर देता है किसको, ओवरीज को, कि अंडाणु यानी अंडा जो है वो हम जो है उसको क्या करना है, रिलीज करना है। ठीक है, तो अंडा रिलीज कैसे होगा, यहाँ से जाएगा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए, उसके बाद कहाँ हो जाता है, यहाँ पे आप क्या बोलते हैं इसको, यूट्रस, बात में गर्भाशय पहुंच जाएगा। और गर्भाशय की जो अंदरूनी परत है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, है ना, बात में। तो इसी मार्ग से होते हुए अंडाणु क्या जाता है, कहाँ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा। दूसरा काम इसका क्या है, एक दूसरा काम है कि ये निषेचित अंडे को, निषेचित इसको ओवम को फिर से ग्रहण कराने में सहायक है। बस भाई, जो निषेचित ओवम है, जिसमें मतलब क्या हुआ, ओवम ने स्पर्म से क्या किया, फर्टिलाइजेशन करा किया, उसके बाद फिर उसको एक्सेप्ट कराने का काम भी कौन कराएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसलिए महिलाओं के संदर्भ में इसको बोलते हैं ल्यूटोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, ल्यूटियोट्रोपिन। ठीक है, इसके संदर्भ में करेंगे फीमेल के संदर्भ में। ठीक, इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, पता किसी को इसके बारे में है? हाँ, पता है इसके बारे में, नहीं ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम बारे समझिए। देखो, एक साइकिल चलता है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले क्या होता है, इसी ओवरी से, किसी भी ओवरी से ओवम निकलेगा, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे। ठीक है, ओवम का मुक्त होना कहलाता है ओवल्यूशन। क्या कहलाता है, ओवल्यूशन। और ओवल्यूशन के बाद क्या होता है, इसी ओवरी में एक ऐसी संरचना बनती है छोटी सी, जो पीले कलर की होती है, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम में ही लिक्विड के फॉर्म में या सेमी लिक्विड के फॉर्म में कुछ पदार्थ भरा होता है, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन होते हैं। बस भाई, तो जब यहाँ पे अंडा पहुंच जाएगा तो उसकी सुरक्षा के लिए इसमें से निकलते हैं हार्मोन, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसमें प्रोजेस्टेरॉन का सबसे मुख्य भूमिका है, क्या है, कि वो क्या करता है, गर्भ की रक्षा करता है। बस भाई, बच्चे की रक्षा करता है। तो जब अंडा यहाँ पहुंच गया, उसकी रक्षा के लिए कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम। और जब तक वो निषेचित नहीं होगा तब तक यहाँ पे रहेगा। अगर निषेचित हो गया तो धीरे धीरे शिशु का रूप लेगा। बस भाई, तो उस केस में कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, उसको पोषण देगा, प्रोजेस्टेरॉन भी देगा, एस्ट्रोजन वगैरह देगा। ठीक है, पोषण देगा। लेकिन जब निषेचित नहीं हुआ है, अंडा क्या हो गया, खराब, तो क्या होगा, अब देखो, इसी हार्मोन की वजह से यहाँ की लेयर एंडोमेट्रियम है ना, वो क्या हो जाएगी, फूल आती है, चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब वो यहाँ पे स्थापित नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद, तो पूरी लेयर क्या होगी, निकलेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में। ठीक है, जब ये सब हो गया, जिससे मतलब निषेचन नहीं हुआ है, तो कुछ समय बाद फिर कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगा, टूट जाता है, और वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बस में, यानी ये कोई स्थायी संरचना आपके शरीर की नहीं। ठीक है, ओवल्यूशन के बाद बनेगी, हार्मोन सीक्रेट करेगी, अगर वहां पे बेबी का निर्माण हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो खत्म। ठीक है, फिर अगली बार आएगी। सब में उसी तरह से जैसे एक प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा यानी गर्भनाल, वो हमेशा नहीं रहती है। बस भाई, वो शुरुआत में कौन देगा पोषण, कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन कुछ समय बाद जब वो बेबी बड़ा होने लगेगा, इसका काम खत्म, प्लेसेंटा आ जाएगी, गर्भनाल। बस भाई, लेकिन होता क्या है, कभी कभी कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसमें कुछ अंदर और ज्यादा लिक्विड भर जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जब बड़ा हो जाएगा तो वो भर जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसे छाले की तरह कुछ संरचना दिखाई देती है। बस भाई, तो जब छाले की तरह संरचना दिखाई देगी, उसको बोलेंगे ओवरियन सिस्ट। क्या बोलेंगे, ओवरियन सिस्ट। सिस्ट मतलब ऐसा कोई छाला जिसमें कुछ भरा है लिक्विड। ठीक है, तो ये अभी आप में से जितनी महिलाएं हैं उसमें सबका अगर अल्ट्रासाउंड कराएं तो मोस्टली क्या निकलेगा, ओवरियन सिस्ट। ऐसे लिखा होगा ओवरियन सिस्ट इतने बाई इतना mm का है। ठीक है, तो वो उसके अंदर लिक्विड वाला वो हानि रहित है, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर को लूटना है, दिखाएगा आपके उसमें ओवरी में ऐसा ऐसा है, तो आपको दवा करानी पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी को कभी निकले तो ज्यादा लोड नहीं लेगा, बस मारे वो अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर यही ना ठीक हो और बड़ा होता चला जाए तो आपके पेट में क्या होगा, दर्द होगा, और फिर बोलेंगे डॉक्टर की ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो मैं बहुत सारे ऐसे हो जाए तो उसको बोलेंगे पॉलिक सिस्ट। पॉली मतलब बहुत सारे हो गए। ठीक है, ऐसे गुच्छा बन जाएगा, और अगर आप ट्रीट नहीं कराएंगे तो फिर क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं
तो अगर आपसे पूछे सिस्ट किसकी वजह से बन रहा है, तो किसकी वजह से बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, तो आपको लिखना क्या है, लिखना है कि एस्ट्रोजन साथ अंडाणु के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है, निषेचित ओम को ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम का भी निर्माण करने का कौन जिम्मेदार होता है, यही वाला तो मैं इसके साथ साथ एक चीज और, महिलाओं के लिए तो ये क्या है, ल्यूटियोट्रॉपिक कहलाएगा, और पुरुषों के लिए भी क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है वृषण के विकास में। वृषण मतलब टेस्टिकल्स, जिसमें क्या बनता है स्पर्म बनते हैं। ठीक है, तो वृषण के विकास के लिए इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, बस नहीं, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में ही होता है। ठीक है, और पुरुष के पुरुषत्व के लिए, पुरुष के लिए जिम्मेदार कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, दाढ़ी मूंछ या गठिया शरीर ये सब किस वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल अगर डाउन है तो जो पॉलिश होता है वो पुरुष में कम दिखाई देगा बहुत ज्यादा। ठीक है, पहले क्या है एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, ये तो बहुत छोटा सा नाम है, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, ACTH। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, ACTH। अब देखो यहाँ पे एड्रिनो शब्द आ गया ना, तो इसको आप यहीं से पकड़ लीजिए कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पे होती है, किडनी के ऊपर होती है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनके श्रावण पर कंट्रोल कौन करता है, ACTH। ठीक है, ठीक, और एड्रिनल से कौन कौन निकलते हैं, एक तो आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे वो हार्मोन एड्रिनलिन, एक होता है एंड्रोजन, एक होता है नॉर एड्रिनलिन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं, तो उनके सीक्रेशन पर कंट्रोल कौन करेगा, ACTH। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। तो आपने देखा पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से कौन कौन सा हार्मोन निकले, सबसे पहले पढ़ा कौन सा, सीधे प्रेजनमेंटर। यहाँ पे आप देख लो ACTH, फुल फॉर्म क्या होगा, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, STH पढ़ा, फुल फॉर्म क्या हुआ, क्या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, TSH पढ़ा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH पढ़ा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और क्या पढ़ा, MSH पढ़ा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH पढ़ा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कौन सा पढ़ा, प्रोलैक्टिन यानी PRL या MTH या LPH, है ना। तो इतने हार्मोन किससे निकल रहे हैं, एंटीरियर वाले हिस्से से। ठीक, अब हमको जो पढ़ना है वेटिंग डालो, पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन। ठीक है, पोस्टीरियर लोब ये सारे ब्रेन से मतलब कनेक्ट हाँ, हैं। ब्रेन से यूज। ठीक है, यूज ग्रंथि का एक और नाम मिलेगा आप लोग, हाइपोफिसिस। हाँ, एक और नाम है हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस यूज ग्रंथि का एक और नाम है। ठीक, अब पोस्टीरियर में आपको एक पढ़ना है ऑक्सीटोसिन, चलो ना, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पहला हेड डालेंगे ऑक्सीटोसिन वाला, ऑक्सीटोसिन। हाइपोफिसिस क्या है? हाँ बेटा, हाइपोफिसिस यूज ग्रंथि का एक और नाम है, टेक्निकल नेम बायोलॉजी, हाइपोफिसिस सोलाइसिस। चलेगी, देखिए ऑक्सीटोसिन समझिए, इसको कई नामों से जाना जाता है। एक है बर्थ हार्मोन, क्या, बर्थ हार्मोन। एक है लव हार्मोन। ठीक है, एक आप बोल सकते हैं ठीक है, इन तीन नाम से इसको आप बोल सकते हैं। इनका कारण क्या समझिए, जब शिशु का जन्म होता है, ठीक है, जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु के माता के गर्भाशय को सिकोड़ने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। सिकोड़ता क्यों है, ताकि बच्चा आगे निकले। ठीक है, तभी बाहर निकलेगा गर्भाशय से। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसको पुश कराता है, यानी किसको सिकोड़ कर, गर्भाशय को सिकोड़ के। ठीक है, और वहीं एक प्रजनन वाला हार्मोन होता है जिसका नाम रिलैक्सिन। ठीक है, तो रिलैक्सिन क्या करेगा, रिलैक्स करा देता है, यानी वहां की मांसपेशियों को ढीला करा देता है ताकि दिक्कत या कष्ट ना हो। ठीक है,
इसलिए इसको बोलते हैं जन्म हार्मोन या बर्थ हार्मोन। दूसरा लव हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी भी माता और जब शिशु के बीच में प्रेम होता है तो उनके अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन निकलता है, ठीक है। या किसी भी प्रकार का प्रेम हो उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। आप दो सहेली ऐसे मिल रही हैं, गले मिल रही हैं, है ना, अगर आपके अंदर माता का हाँ वो तो हो गया, वात्सल्य हो गया वो, ठीक है। माता और बच्चे का प्रेम क्या कहलाता है? वात्सल्य। वात्सल्य रस भी है, दूसरा साइड हो गया वात्सल्य, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं माता या बच्चे का प्रेम हो, ईश्वर या भक्त का प्रेम भी क्या कहलाएगा? वही ऑक्सीटोसिन वाला कहलाएगा। इसलिए बोला था नमामि भक्त वत्सलम कृपालु कोमलम बचामी पता मुझे। तो आपकी दो सहेलियां भी अगर बहुत प्रेम करती हैं एक दूसरे से तो जब गले मिलेंगी तो आपके अंदर क्या निकलेगा? अगर अंदर से जल नहीं रही तो, है ना, खाली फोटो खिंचाएंगे दबा रहे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलेंगे? लव हार्मोन, ठीक है। या इसी बोलते हैं आलिंगन हार्मोन। आलिंगन मतलब गले मिलना, ठीक है। वो देख रहे भीम वाला पुतला खेलता है, नहीं बेटा पैर मत छुओ, आलिंगन करो। तो धृतराष्ट्र कहते हैं आलिंगन करने, दबा दे पुतला टूट जाता है, ठीक। इसके साथ साथ मिल्क सिक्रेशन जो है इसकी वजह से क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जानवरों में क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि दूध जो है और आराम से निकल जाए। बस भाई कल बताया ना कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे के दूध पीने जाते हैं तो उनकी माता जो होती है वो आप लोग क्या करते हैं? बच्चे का दूध पिला खींच गया, अब वो बेचारी भैंस किसके लिए दूध रखी थी? अपने बच्चे के लिए रखी थी, लेकिन आप लोग हिंसा करते हैं, उसका हक मारते हैं। तो भैंस भी चतुर क्या करेगी? थान में रोक लेती है इसको, दूध को, बात नहीं। अब उसको फिर से रिलीज कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। तो इंसान तो उनसे भी खतरनाक आदमी, इंजेक्शन लगा दिया ऑक्सीटोसिन का, जितना भी दूध होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको मिल्क सिक्रेटिंग या दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए उसके बाद जो अगला हार्मोन उसका नाम है वैसोप्रेसिन। क्या नाम है? वैसोप्रेसिन, या इसी को बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक। या इसी शॉर्ट में क्या बोल देंगे? बोलो ADH। अब देखो नाम से ही पता चल जा रहा है यहाँ पे क्या है? यूरेटिक। यूरेटिक का मतलब है जो यूरिन कराए, यूरिनेट जो कराए, ठीक है। और डाई का मतलब दो गुना कराए, यानी दोगुना यूरिन हो। और एंटी का मतलब ना करने दे, जो दोगुना यूरिन ना करने दे, वो हार्मोन क्या कहलाएगा? वैसोप्रेसिन या एंटी डाईयूरेटिक। यानी कि ये क्या करता है? मूत्र की सांद्रता को बढ़ा देता है, बस नहीं, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कौन बढ़ाएगा? वैसोप्रेसिन। क्यों बढ़ाएगा? ठीक। अगर मूत्र का सांद्रण बढ़ा नहीं है, समझिए पहले, मूत्र का सांद्रण बढ़ा नहीं, इसका मतलब मूत्र क्या है? पतला है। पतला का मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो आपके शरीर का सारा पानी कहाँ हो रहा है? बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। जबकि आपके शरीर को पानी की आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि किडनी से जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो ठीक से हो नहीं पा रहा है, जो आपने पढ़ा था ना, रीअब्जॉर्प्शन, पुनर्अवशोषण, नेफ्रॉन और मोमेंट संपूर्ण वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, इसका मतलब आपके शरीर में पानी की ठीक से अवशोषण पानी का नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एडीएच आपका क्या है? डाउन, ठीक है। यानी एडीएच का लेवल क्या है? डाउन, ठीक है। यानी कि मूत्र की तनुता क्या हो जाएगी? तनुता मतलब क्या हुआ? डाइल्यूशन बढ़ जाएगी। किसकी वजह से? एडीएच की कमी की वजह से। समझ में बात है? एडीएच डाउन, डाइल्यूशन बढ़ गया, ठीक है। ये तो हुआ डाइल्यूशन बढ़ गया तो मतलब क्या है? आपके शरीर में मूत्र को गाढ़ा करने वाला हार्मोन कम हो चुका है, तो आपका मूत्र क्या हो चुका है? पतला हो चुका है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, शरीर से पानी क्या होगा? निकलता जाएगा। तो ऐसे केस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल एडीएच देते हैं। एक ऐसी दवा लेंगे जो एडीएच का काम करेगी, लेकिन वो क्या है? आर्टिफिशियल आपके शरीर से निकाल देंगे, ठीक है। तो उसका नाम होता है आर्टिफिशियल एडीएच जो देते हैं। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, ठीक है। एडीएच जो है उसका नाम क्या है? पिट्रेसिन। क्या नाम है? पिट्रेसिन, ठीक। और एडीएच का लेवल अगर डाउन है तो आपका यूरिन क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, ठीक है। वो बीमारी कहलाती है, क्या कहलाती है? डायूरेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डायूरेसिस, या इसे बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब बहुत सारे, यूरिया मतलब पेशाब, ठीक है। डाई का मतलब दोगुना, ठीक है। या इसी को हिंदी में बोलेंगे मूत्राधिक्य। अब बताओ मूत्राधिक्य में कौन संधि है? संधि का टेस्ट होने वाला है, कौन संधि? देखना। या इसी बोलेंगे बहुमूत्रता, बात भाई। या इसी को एक और फेमस नाम दिया गया है डायबिटीज इंसिपिडियस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडियस, SIP, सिप मतलब क्या होता है? जो इसके लिए पीना, ठीक है। इंसिपिडियस मतलब क्या होगा? कि आपके शरीर में ये जो है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए ठीक, डायबिटीज बोले, पॉलीयूरिया बोले या डायबिटीज इंसिपिडियस बोले तो एक ही बात, ठीक। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, शक्तिवान लगल लक्ष्मण के
रोवेले रघुराई अखियाँ खोला बबुआ हो अखियाँ खोला बबुआ बोलब के छोटका भाई अखियाँ खोला बबुआ का जाके हम कहब अवध में पूछी है तीनों माई अखियाँ खोला बबुआ बोलब के छोटका भाई अखियाँ खोला बबुआ। जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है तानों के भी शोर में रहकर मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको